एवरीवन। आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले जो यूनिट 1 के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। यूनिट 1 का नाम फंडामेंटल्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। देखो, हम लोग एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन विंटर 18 में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। क्या है वो क्वेश्चन? स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें बोला है कि रोड ट्रांसपोर्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पहला हमने पॉइंट लिखा, उसके बाद 1 to सीरियल नंबर वाइज पॉइंट दे के हम लोग आंसर लिखने वाले हैं। तो पहला कैरेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट का पहला कैरेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफर्स कंप्लीट फ्रीडम टू रोड यूजर टू ट्रांसफर द व्हीकल फ्रॉम वन लेन टू अदर। रोड ट्रांसपोर्ट में व्हीकल एक लेन से दूसरे लेन में जा सकता है। तो ये पहला कैरेक्टर है। इट गिव्स क्विक एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन मशीनरीज एंड मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो ये मेन मशीनरीज और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। ये रोड ट्रांसपोर्ट का कैरेक्टर है। रोड ट्रांसपोर्ट सर्व्स द एग्रीकल्चरल एरिया बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स। तो जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करके एग्रीकल्चरल एरिया को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये भी रोड ट्रांसपोर्ट का कैरेक्टर है। रोड ट्रांसपोर्ट आर यूज बाय वेरियस कैटेगरीज ऑफ व्हीकल। तो बहुत सारे व्हीकल की कैटेगरीज रोड का यूज कर पाते हैं। तो ये भी एक रोड का कैरेक्टर है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर। तो रोड का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर मोड्स चीपर होता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ बेसिक नीड इन केस ऑफ फायर एंड पुलिस प्रोटेक्शन। तो पुलिस प्रोटेक्शन और फायर के केस में रोड ट्रांसपोर्ट आपका एक बहुत ही बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकल के आता है। तो ये भी एक रोड का कैरेक्टर है। इट गिव्स डोर स्टेप कनेक्टिविटी इवन इन केस ऑफ रूरल एरिया और विलेजेस। तो हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट को डोर टू डोर स्टेप कनेक्टिविटी करता है ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो घर घर तक जाता है। लास्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट एक्सेस टू रीच रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। तो रेलवेज तक, वाटरवेज तक और एयरवेज तक जाने के लिए सबसे पहला बेसिक मोड हमारा रोड ही निकल के आता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रोड ट्रांसपोर्ट का। तो देखो, इसमें तो सिर्फ हमें 2 पॉइंट बोला है, लेकिन हमने 8 पॉइंट इसमें लिस्ट आउट किया है। आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट या 4 पॉइंट याद रख के आंसर लिख सकते हो। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द रोड्स अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान के अंदर रोड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है ये बोला है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन अभी 4 मार्क के लिए पूछा है। तो हम लोग इसका आंसर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान, रोड्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरी में नागपुर रोड प्लान के हिसाब से रोड का क्लासिफिकेशन किया गया। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, 4th नंबर का अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और 5 नंबर का विलेज रोड। उसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, उसका डेफिनेशन लिखा है। मतलब नेशनल हाईवे किसको बोला जाएगा या फिर स्टेट हाईवे किसको बोला जाएगा। तो देखते हैं 1 बाय 1। देखो, नेशनल हाईवे का, द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री कनेक्टिंग मेजर पोर्ट्स, फॉरेन हाईवेज, कैपिटल ऑफ स्टेट्स, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट प्लेस एक्सेट्रा आर नोन एज नेशनल हाईवे। मतलब एक नेशनल हाईवे का ऐसा हाईवे होगा जिसमें ज़्यादातर लेंथ कंट्री का पार्ट कनेक्टेड होगा। मतलब ये पूरे लेंथ और ब्रेड्थ तक फैला हुआ होगा कंट्री के अंदर।
क्या क्या कनेक्ट करेगा? मेजर पोर्ट्स, फॉरेन हाईवेज, कैपिटल ऑफ स्टेट्स, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट प्लेसेस, तो इनको वो ज्वाइन करवाएगा। अब दूसरा देखो, स्टेट हाईवेज। द हाईवेज लिंकिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट or connecting them with national highways or with the highway of the neighboring state are known as state highway. स्टेट हाईवे एक ऐसा हाईवे होगा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को और इम्पोर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करेगा विद इन द स्टेट और उनको कनेक्ट करेगा अप टू द नेशनल हाईवे या फिर हाईवेज ऑफ द नेबरिंग स्टेट, तो इसको बोला जाएगा स्टेट हाईवे। अभी थर्ड रोड का टाइप देखो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमडीआर बोला जाता है। ये क्या होता है? द इम्पोर्टेंट रोड्स विद इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स ऑफ कनेक्टिंग दिस प्लेसेस विद ईच अदर और विद द मेन हाईवेज आर नोन एज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर के इम्पोर्टेंट रोड को कनेक्ट करेगा। उसके अंदर क्या क्या होगा? प्रोडक्शन एरियाज होंगे, मार्केट प्लेसेस होंगे और जो मेन हाईवेज है उनको वो कनेक्ट करेगा। तो अभी फोर्थ नंबर का देखो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। द रोड सर्विंग रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम विद आउटलेट टू मार्केट सेंटर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स, रेलवे स्टेशंस एक्सेट्रा आर नोन एज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट रोड का टाइप है, लेकिन नाम क्या है? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर अदर पर्पज़ के लिए काम करेगा। उसमें क्या होगा? जो रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है और मार्केट सेंटर्स है, उनमें से बाहर जाने के लिए जो रोड यूज में आते हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तहसील हेडक्वार्टर्स, कुछ डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स होते हैं, कुछ रेलवे स्टेशंस होते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड काम में आएगा। अभी विलेज रोड देखो, विलेज रोड जो विलेजेस को या ग्रुप ऑफ विलेजेस को ज्वाइन करेगा। द रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस विद ईच अदर और विद द नियरेस्ट रोड ऑफ हायर कैटेगरी आर नोन एज विलेज रोड। तो ये तो रोड क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान। कौन सा? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अभी एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा तो उसका डेफिनेशन भी हमने लिखा है साथ में। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछता है तो सिर्फ हम लोग नाम लिखेंगे, ऐसे नाम और उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। अभी आगे देखो, अभी आगे का क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नीट क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन एम्बैंकमेंट। नेशनल हाईवे का क्रॉस सेक्शन निकालो, ऐसा बोला है एम्बैंकमेंट के अंदर। एम्बैंकमेंट मतलब सर्टन जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है उससे ऊपर रोड बनाया तो उसको एम्बैंकमेंट बोला जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन एम्बैंकमेंट, ये जो क्वेश्चन है जनरली ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो अभी इनके अंदर क्या क्या दिखाना है हमें, देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे के अंदर सबसे पहले हमें दिखाना है बीच में कैरेज वे। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाया है शेडेड ब्लैक, तो ये हमारा कैरेज वे। तो अभी नेशनल हाईवे बोला है तो नेशनल हाईवे के अंदर कैरेज वे का विड्थ कितना होता है? 7 मीटर। तो डायमेंशन के साथ आपको दिखाना है। उसके बाद कैरेज वे के बाद कौन आता है? शोल्डर। ये दोनों साइड शोल्डर होगा। शोल्डर क्या होता है? जो रोड के साइड में व्हीकल को रुकने के लिए थोड़ा सा जगह प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो उसको शोल्डर बोला जाता है। तो कितना है उसका डायमेंशन? 2.5 मीटर, ठीक है। कैरेज वे और शोल्डर को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? रोडवे बोलते हैं। रोडवे विड्थ या फॉर्मेशन विड्थ। तो यहाँ पर कितना है रोडवे विड्थ? टोटल कितना हो गया? 7 + 2.5 + 2.5 कितना हो गया? 12 मीटर। टोटल हो गया 12 मीटर। उसके बाद ये क्या है? थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड किया हमने, तो इनको इस स्लोप को क्या बोलते हैं? साइड स्लोप। वो साइड स्लोप कैसा होता है? 1/n के फॉर्म में, मतलब 1 मीटर अगर वर्टिकल चलेंगे तो n मीटर
हॉरिजॉन्टल चलना है तो 1:n इस फॉर्म में होता है साइड स्लोप। उसके बाद ये पेड़ लगाया, उसके बाद रोड साइड ट्री इधर हमने लगाया, किस पोर्शन के ऊपर? इस पोर्शन को हम लोग जनरली नाम देते हैं बर्म। इसको हम लोग नाम देते हैं, इस पोर्शन को बर्म, ठीक है। और बर्म के ऊपर हम लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे जो भी वाटर है वो कलेक्ट करने के लिए, रोड के ऊपर बारिश का पानी गिरता है, उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइड ड्रेन लगाते हैं, साइड ड्रेन बनाते हैं इधर, तो साइड ड्रेन के बाद आगे लास्ट हमारा कंपोनेंट होता है इधर बाउंड्री स्टोन। एक बाउंड्री स्टोन लगा देते हैं क्योंकि रोड का बाउंड्री डिफाइन करने के लिए। तो इधर जो सेंटर ऑफ कैरेजवे है वहाँ से लेके हमारा जो पेड़ है वहाँ तक का टोटल डिस्टेंस डिजायरेबल कितना होता है? 12 मीटर। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैरेजवे टू द सेंटर ऑफ द बर्म डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 12 मीटर का। और साइड ड्रेन के बाद बाउंड्री स्टोन तक का डिस्टेंस 2 मीटर। किस केस में? नेशनल हाईवे के केस में, ठीक है। और जनरली आपका जो साइड स्लोप का 2 है वहाँ से लेके सेंटर ऑफ बर्म तक का डिस्टेंस कितना होता है? 3 मीटर। और ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम दी बाउंड्री स्टोन ऑफ वन साइड टू द बाउंड्री स्टोन ऑफ अनदर साइड, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट लैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? परमानेंट लैंड विड्थ। और इसमें अगर फ्यूचर वाला भी एरिया ऐड कर दे तो उसको राइट ऑफ वे जनरली बोला जाता है। अगर इसके बियॉन्ड भी हम कुछ विड्थ कंसिडर करते तो उसको राइट ऑफ वे बोला जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन एम्बैंकमेंट। आपको इस तरीके से इसमें सब कुछ चीज़ें दिखाना है। अगर ये कंप्लीट डायग्राम आप निकालते हो तो आपको 4 में से 4 मार्क यहाँ पर मिलते ही हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। अभी आगे देखते हैं। ये देखो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोला है? क्लासीफाई रोड्स एज पर नागपुर प्लान। अभी ऊपर देखा था हमने, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान रोड्स आर क्लासीफाई एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ये सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा था तो हमने उतना ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अभी डिफाइन अलाइनमेंट एंड स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल रोड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का डिफिनेशन और आइडियल रोड अलाइनमेंट का रिक्वायरमेंट बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क के लिए, और ये भी अपना MSBT का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट मतलब सेंटर लाइन ऑफ दी रोड की सेंटर लाइन जो हमें दिखाई भी देती है रोड के ऊपर। देखो अलाइनमेंट, द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय सेंटर लाइन ऑफ ए रोड इन प्लान इज कॉल्ड एज द अलाइनमेंट। उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पहला, वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट कैसे? 2 टर्मिनल स्टेशन से हमारे, उनके बीच में हम लोग ऐसा अलाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट निकल के आता है। इन बिटवीन 2 टर्मिनल स्टेशन द अलाइनमेंट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इट शुड प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। अगर हमारा अलाइनमेंट शॉर्ट रहेगा, यानी कि रोड का जो लेंथ है वो शॉर्ट रहेगा, उससे हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस क्या होगा? मतलब कम होगा, और उससे हमारा कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इकोनॉमिकल बन जाएगा। दूसरा क्या है? ईजी। अलाइनमेंट शुड बी ईजी एज पॉसिबल। तो क्या है उसमें? द अलाइनमेंट शुड बी ईजी फॉर द ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स विद ईजी ग्रेडियंट एंड कर्व्स। तो जो व्हीकल के ऑपरेशन है, यानी कि व्हीकल को मूवमेंट करना पड़ेगा रोड के ऊपर, वो मूवमेंट सबसे आसान निकल के आए, तो ऐसा हमारा अलाइनमेंट होना चाहिए। यानी कि जो ग्रेडियंट है, कर्व है, उनके ऊपर व्हीकल चलाना आसान हमें लगना चाहिए। तो ये आइडियल रोड अलाइनमेंट की एक रिक्वायरमेंट है।
फिर सेफ भी होना चाहिए। द अलाइनमेंट शुड बी सेफ फॉर द ट्रैफिक ऑपरेशन। जो भी ट्रैफिक का मूवमेंट होगा हाईवे के ऊपर वो सेफ होना चाहिए, एक्सीडेंट उसमें नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऐसा रोड का अलाइनमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिकल, फिर से वही पॉइंट आ गया फर्स्ट पॉइंट में जो हमने देखा था। द अलाइनमेंट शुड बी इकोनॉमिकल इन इट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ट्रैफिक ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस कम होना चाहिए, ऐसा हमारा रोड का अलाइनमेंट निकल के आ जाए, उसको आइडियल रोड अलाइनमेंट हम लोग बोलेंगे। यूटिलिटी, द अलाइनमेंट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम यूटिलिटी बाय कनेक्टिंग इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो जो अलाइनमेंट हम लोग रोड की सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम निकल के आ जाए, मतलब उसका यूज़ ज़्यादा निकल के आ जाए। आगे है नेचुरल एस्पेक्ट्स। द अलाइनमेंट शुड पास थ्रू रीजन्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड सीनरी टू हैव गुड नेचुरल एस्पेक्ट्स। तो नेचुरल एस्पेक्ट मतलब क्या, जो हम लोग अलाइनमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं रोड की उसके अंदर आपका मतलब जो सीनरी है वो अच्छा होना चाहिए। जब आप हाईवे के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो आसपास का जो भी नेचर का व्यू है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो ही आपको मतलब ट्रैवलिंग करने में मज़ा आएगा। तो इसीलिए नेचुरल एस्पेक्ट यहाँ पर बोला है। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन देखो, सिंपली 2 मार्क के लिए पूछा गया था। स्टेट एनी 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितने मार्क के लिए पूछा, 2 मार्क के लिए। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें बताना है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे क्या क्या होते हैं, रोडवेज और हाईवेज पहला, दूसरा रेलवेज, तीसरा वाटरवेज और फोर्थ एयरवेज। तो ये हो गए हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर आगे देखो, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, स्टेट एनी 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल रोड अलाइनमेंट। आइडियल रोड अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट, अब ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था, तो इसमें हम लोग इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। देखो अभी इसमें क्या क्या बताया, जो हमने ऊपर देखा था वही पॉइंट्स है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स इसमें कुछ ऐड किए गए हैं। देखो अभी क्या क्या है, क्रॉसिंग, द प्रोविजन ऑफ रेलवे एंड रोड क्रॉसिंग शुड बी प्रॉपरली स्टडीड, डेंजरस रोड एंड रेल क्रॉसिंग शुड बी अवॉइडेड। तो हमारा रोड का अलाइनमेंट ऐसा हो जिसके अंदर क्रॉसिंग कम निकल के आ जाए। तो क्रॉसिंग कौन कौन से हो सकते हैं, रेलवे और रोड क्रॉसिंग हो सकते हैं। तो जो भी डेंजरस क्रॉसिंग बनते हैं उनको अवॉइड करना है हमें। आगे क्या बोला है, प्रॉपर ड्रेनेज, द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट ड्रेनेज इज नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रोड। ड्रेनेज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रोड की स्टेबिलिटी अच्छी हो। हेंस द रोड अलाइनमेंट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन फैक्टर्स लाइक रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। अभी रोड की अलाइनमेंट हमें इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि वहाँ पर रेन वाटर और ग्राउंड वाटर कितना आता है वो ध्यान में रख के सिलेक्ट करना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल मटेरियल्स, फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इट इज़ नेसेसरी to have easy availability of natural materials like sand, gravel, soils etc. तो जो लोकल मटेरियल है, मतलब जो साइट के आसपास जो मटेरियल हमें मिलता है वो मटेरियल की कॉस्ट कम निकल के आ जाए और वो मटेरियल मतलब अवेलेबल हो। अगर ऐसा साइट है हमारा तो हम लोग वैसे अलाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है आइडियल रोड अलाइनमेंट के। The road should have good visibility at night and other climatic conditions. तो रोड की विजिबिलिटी ऐसी हो कि वो नाइट में भी अच्छी तरीके से दिखे और क्लाइमेटिक कंडीशन भी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। द अलाइनमेंट शुड बी सच दैट सफिशिएंट सेफ्टी शुड बी देयर व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड। तो ये हमने सेफ्टी में देखा था ऊपर वाले पॉइंट्स में। तो आपका अलाइनमेंट इस तरीके से हो कि वो सेफ़ हो ताकि आपके ट्रैवलिंग के अंदर कोई भी एक्सीडेंट ना हो। आगे देखो, द रोड शुड कनेक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइक स्कूल्स, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस एक्सेट्रा। तो हमारा इस तरीके का अलाइनमेंट हो कि वो
इम्पोर्टेंट प्लेसेस को ज्वाइन करें, टूरिस्ट प्लेसेस को ज्वाइन करें और स्कूल को ज्वाइन करें। द रोड शुड बी सच दैट स्लोप एंड कर्व्स आर ईजी, स्लोप एंड कर्व्स आर ईजी, तो ये हमारे रिक्वायरमेंट है। इट इज़ डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशंस, तो डिस्टेंस हमारा दो टर्मिनल के अंदर शॉर्ट होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। द अलाइनमेंट शुड बी सेफ फॉर ट्रैफिक ऑपरेशन। द अलाइनमेंट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम यूटिलिटी बाय कनेक्टिंग important towns and group of villages. The alignment should pass through regions of natural beauty and scenery to have good natural aspect. तो ये पॉइंट्स हमने ऊपर देखे थे। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है ये ऊपर वाले आंसर के अंदर भी हमने देखे थे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स। तो अर्बन रोड को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आर्टेरियल रोड्स, सब आर्टेरियल रोड्स, कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट, तो ये 4 कैटेगरी हम लोग अर्बन रोड्स की निकालते हैं। तो आर्टेरियल रोड मतलब क्या, द स्ट्रीट्स प्राइमरीली थ्रू ट्रैफिक ऑन अ कंटिन्यूस रूट बट विद हाई लेवल ऑफ ट्रैफिक मोबिलिटी आर नोन एज आर्टेरियल रोड्स। तो ये सिटी के अंदर के प्राइमरी रोड्स होते हैं। अर्बन रोड्स मतलब सिटी के अंदर के रोड्स। तो पहला टाइप निकल के आता है आर्टेरियल रोड, जो प्राइमरी रोड निकल के आता है। इसके अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूस रूट होता है, इसके अंदर ट्रैफिक कंटिन्यूस मूव होता है, इसके अंदर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे रोड को हम लोग आर्टेरियल रोड बोलते हैं। नेक्स्ट, सब आर्टेरियल रोड, द स्ट्रीट्स प्राइमरीली फॉर थ्रू ट्रैफिक ऑन अ कंटिन्यूस रूट बट हैव अ लोअर लेवल ऑफ ट्रैफिक मोबिलिटी दैन द आर्टेरियल्स इज नोन एज सब आर्टेरियल रोड। तो ये भी क्या है, सिटी के अंदर के प्राइमरी रोड है जो कि कंटिन्यूस ट्रैफिक के लिए बना है, लेकिन इसके अंदर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टेरियल रोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टर स्ट्रीट, द स्ट्रीट्स विच प्रोवाइड एक्सेस टू आर्टेरियल स्ट्रीट्स एंड दे कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक फ्रॉम एंड टू लोकल स्ट्रीट्स इज नोन एज कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट क्या करता है, जो आर्टेरियल स्ट्रीट है उसमें एक्सेस करवाता है, यानी कि ट्रैफिक को कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है आर्टेरियल्स के अंदर या फिर सब आर्टेरियल्स के अंदर, तो उसको कलेक्टर स्ट्रीट बोला जाएगा। लास्ट में क्या है, लोकल स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट के अंदर द स्ट्रीट्स विच प्रोवाइड एक्सेस टू अबूटिंग स्ट्रीट्स आर नोन एज लोकल स्ट्रीट्स। मतलब जो भी सोसाइटी है वहाँ से आपको कलेक्टर स्ट्रीट में लेके जाएगा या फिर सब आर्टेरियल रोड को कनेक्ट करेगा, ऐसा स्ट्रीट कहलाएगा लोकल स्ट्रीट। जो हमारे हाउसिंग सोसाइटी से डायरेक्टली कलेक्टर स्ट्रीट या फिर किसी भी हाईवे में आपको ज्वाइन करवाता है, तो उसको बोलेंगे लोकल स्ट्रीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन रोड अलाइनमेंट, स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग रोड अलाइनमेंट। अभी देखो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। अभी रोड अलाइनमेंट का डेफिनेशन हमने पहले भी देखा था। रोड अलाइनमेंट, इट इज़ द सेंटर लाइन ऑफ द प्रपोज रोड मार्क इन प्लान विच इज़ नोन एज रोड अलाइनमेंट। तो ये रोड की एक सेंटर लाइन होती है जो प्लान के अंदर हमें दिखाई देते हैं, उसको रोड अलाइनमेंट हम लोग बोलते हैं। क्या पूछा आगे, स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग रोड अलाइनमेंट। तो रोड अलाइनमेंट हम लोग जब बनाएंगे या फिर डिसाइड करेंगे तो उसके अंदर कौन से फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, अभी आगे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रोड अलाइनमेंट। पहला पॉइंट है अनअवॉइडेबल ऑब्स्ट्रक्शन, द अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन अनदर डायरेक्शन ड्यू टू अवॉइडेबल ऑब्स्ट्रक्शंस। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ गया तो हमें हमारा अलाइनमेंट चेंज करना पड़ सकता है,
तो ये एक फैक्टर हो गया कि अलाइनमेंट के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि हम वहाँ पर अलाइनमेंट डिसाइड करें कि नहीं करें डिसाइड। नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिविटी ऑफ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। द सिलेक्टेड अलाइनमेंट कैन बी altered for better connectivity to existing roads, important places and high population zone। तो हमें ऐसा अलाइनमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट या इम्पोर्टेंट प्लेसेस को या फिर हाई पॉपुलेशन जोन को ज्वाइन करे। तो ये भी एक फैक्टर निकल के आता है। रेलवे और ब्रिज क्रॉसिंग, द अलाइनमेंट इज नेसेसरी टू डाइवर्ट ओवर रेलवे और ब्रिज क्रॉसिंग एट राइट एंगल। तो ज़्यादातर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो हमारा क्रॉसिंग निकल के आता है रोड अलाइनमेंट के अंदर, जो रोडवे और रेलवे के बीच में होता है या फिर ब्रिज होता है, ज़्यादातर 90 डिग्री में बने। हम लोग ऐसा मतलब पहला डिसाइड करते हैं और उसी तरीके से हम लोग उसको बनाते भी हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर निकल के आता है। फिर नेचर ऑफ ग्राउंड, इफ़ ग्राउंड इज़ मोर स्टीपर देन अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज टुवर्ड्स फेयरली लेवल्ड ग्राउंड। हम लोग क्या करते हैं, मोर स्टीपर ग्राउंड के ऊपर कभी भी अलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करते। लेवल ग्राउंड के ऊपर हम लोग ज़्यादातर मतलब फेसिबल मानते हैं। टाइप ऑफ फाउंडेशन सॉइल, इफ़ फाउंडेशन सॉइल अवेलेबल इन अ प्रपोज अलाइनमेंट हैज़ लेस बेयरिंग कैपेसिटी देन अलाइनमेंट इज चेंज थ्रू हार्ड सबग्रेड सॉइल। तो देखो, टाइप ऑफ फाउंडेशन सॉइल कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ना कि सॉफ्ट। मतलब सॉफ्ट मतलब क्या, अगर सॉफ्ट है तो उसका बियरिंग कैपेसिटी कम है, जो लोड लेने की कैपेसिटी है वो कम है अगर सॉफ्ट है तो हमें हार्ड सॉइल देखना है। तो वहाँ पर हम लोग हमारा रोड यानी कि रोड का अलाइनमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होनी चाहिए, वो जो कॉस्ट लैंड है वो कम से कम होनी चाहिए। इफ़ कॉस्ट ऑफ लैंड इन पर्टिकुलर अलाइनमेंट इज़ मोर, इट इज़ नेसेसरी टू पास इट थ्रू लेस कॉस्टलियर लैंड। तो हम लोग तो ऐसा सोचते हैं कि लेस कॉस्टलियर लैंड से हमारा रोड का अलाइनमेंट निकल सके। एक्सेसिव कटिंग ऑफ रॉक, द अलाइनमेंट शुड बी सच दैट टू अवॉइड एक्सेसिव कटिंग ऑफ हिल रॉक्स कमिंग इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारा ऐसा हो जहाँ पर एक्सेसिव कटिंग हो रहा है रॉक का, वो अवॉइड करें हम लोग, यानी कि वो कम से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमको कॉस्ट कम करवाना है। लोकली अवेलेबल मटेरियल, द अलाइनमेंट शुड बी फाइनलाइज टू गेट कंटिन्यूस एंड मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें लोकली अवेलेबल मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो मटेरियल को लाने में लगता है वो कम हो जाएगा, तो हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा इकोनॉमिकल बन जाएगा। तो ये कुछ 8 फैक्टर्स यहाँ पर बताए हैं, तो आपको इसी तरीके से वो याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए पूछा गया था। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान। तो थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है ये, तो ये हमारा लखनऊ रोड प्लान होता है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, रोड क्लासिफिकेशन बताना है। तो इस लखनऊ प्लान के अंदर 3 तरीके से रोड को क्लासिफाई किया गया। पहला प्राइमरी सिस्टम, दूसरा सेकेंडरी सिस्टम और तीसरा टर्शरी सिस्टम। और इनके अंदर 2-2 रोड का क्लासिफिकेशन किया गया। पहला एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, फिर सेकेंडरी सिस्टम के अंदर स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्शरी सिस्टम के अंदर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो इस तरीके से थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्लासिफाई किया गया। थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान कौन सा था, लखनऊ रोड प्लान। तो प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम और टर्शरी सिस्टम। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच।